नर्मदे हर दोस्तों, सुबह हो चुकी है। आज 15 नवंबर 2022 है और मेरी यात्रा का 16वां दिन है नर्मदा परिक्रमा का। और ये चैतन्य आश्रम था बड़फली में, जहाँ पर कि मैं रुका था। यहाँ पर व्यवस्थाएं बाकी जगह से काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और यहाँ पर टॉयलेट भी थी, तो थोड़ा चेंज अच्छा लगा। और कल का भोजन भी अच्छा था, तो इस हिसाब से व्यवस्था है जो काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। और उन्होंने आज सुबह नाश्ता भी दिया, जो जंगल के रास्ते में जाने पर कभी जंगल में काम आएगा, ये देखिए। और इसके अलावा सुबह चाय भी टाइम पर दे दी थी 6 बजे। तो कुल मिला के ठीक व्यवस्था लगी, और टॉयलेट वगैरह भी थी, तो ठीक है। मतलब परिक्रमा वासियों के लिए क्या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन अगर नॉर्मली जो कुछ है अगर वो ठीक होता है तो उनसे उनका काम हो जाता है। बाकी आज जो है, अब मैं आगे जाऊंगा यहाँ से, तो कणजी कणजी यहाँ से जाऊंगा मैं कणजी गांव, जो कि गुजरात में है। तो यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर नदी पार करनी पड़ती है, क्रॉस करनी पड़ती है। उस पर छोटा सा ब्रिज भी बन रहा है, और आप अभी तो पानी कम होता है तो पैदल भी पार कर सकते हैं, ये बताया गया है। तो उसके बाद में ही कणजी गांव आ जाता है, और उसके बाद एक और कणजी गांव आता है जो कि लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर होता है। तो ये तो पहला स्टॉप है। अगर वहाँ पर थोड़ा विश्राम करूँगा और देखूँगा कुछ है तो उसके बाद में जगह पड़ती है माथासर। माथासर जगह है जो वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर पहुँच के शायद भोजन हो पाए, अगर भोजन की व्यवस्था होती है। और फिर 10 किलोमीटर के आगे जाएंगे तो करीब 10 से 12 किलोमीटर और चलना होता है। तो वहाँ से मिलता है फिर झरबाणी। तो झरबाणी जो जगह है वो लगभग सूलपानी जो जंगल है वो समाप्त होने के 10-12 किलोमीटर पहले पड़ती है। तो ये सब सारा जो एरिया है वो गुजरात का आ जाता है। और झरबाड़ी, तो अगर झरबाड़ी पहुंच पाया और वहां रुकने की व्यवस्था हो या रुक पाया, क्योंकि ऐसा बोला है कि शायद वहाँ केवल भोजन व्यवस्था है, ये चिंता का विषय है, तो रुक पाया तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि फिर वहाँ से जो है सूलपानी केवल 12 किलोमीटर और बचेगा, जो सूलपाणेश्वर मंदिर है, गौरा जगह है, वहाँ पर सूलपानी जंगल जो है वो ऑफिशियली ख़त्म हो जाता है। सूलपानी जंगल, सूलपानी पहाड़ जो भी है, तो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद तो आपको पहाड़ नहीं दिखेंगे। और तो वो केवल झरबाणी से करीब 12 किलोमीटर ही रह जाता है। और ये देखिए, ये एक और आश्रम है जो बाबा जी का आश्रम है, जो कि कल बोल रहे थे कि यहाँ पर 2 रुकने की जगह हैं, जो कि शाम को पता नहीं चल पाया था। तो वो दूसरा आश्रम ये है। और ये देखिए कोई आवाज़ भी दे रहा है, तो यहाँ पर जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि बाबा जी से कुछ बातचीत कर पाएँ और उससे कुछ जान पाएँ, समझ पाएँ। फोटो तो महाराज जी की अनुमति लेके मैंने ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी मान्यता है महाराज जी के बारे में। मैं निकल रहा था पहले से सीधे आगे, तो यहाँ पर रुक गया हूँ। महाराज जी समाधि जो है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये हमारे रामगिरी जी महाराज है, ये लखनगिरी महाराज जी और रामगिरी महाराज जी ये गुरु भाई है। अच्छा अच्छा। ये उस समय सुल्तानी राज में उस समय आए थे जब यहाँ लूट होती थी जी, बनवासी लोग जो लूट करते थे। हाँ हाँ, उस समय ये आए थे। तो लखनगिरी महाराज जी ने धड़गांव से लेकर तो वो पुली क्षेत्र तक उधर पूरा ये किए, काम किया उधर। हाँ, और वो देवलोक पधार गए। जी जी। उन्हीं के छोटे गुरु भाई रामगिरी महाराज जी नाकारे से ये इधर क्षेत्र में बैठे जी। तो इनने इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों को इतनी दया भाव और प्रेम दिया, तो यहाँ के लोगों ने भी सब काम छोड़ दिए, सुधार हो गया। लेकिन यहाँ स्कूल और ये ना रहने के कारण बच्चे आज भी बेचारे ऐसे ही है। यहाँ कोई काम धंधा वगैरह इनके पास में नहीं है जी। तो गुरु जी ने यहीं बैठने का निर्णय लिया, यहीं बैठ के इनकी जो मतलब व्यवस्था हो सकती है, जो इनकी सेवा हो सकती है जी, उस उद्देश्य से इनने हमारे गुरु जी ने यहाँ बनाए थे। यहाँ नर्मदा परिक्रमावासी जो आते हैं यात्री लोग, उनके भोजन भंडारे की व्यवस्था यहाँ रखी हुई है। और हमारे गुरु महाराज ये सब करते हुए 10 साल से यहाँ आए, और अभी 1-1.25 महीना हुआ इनने शरीर छोड़े हैं जी। बाजू में उनकी समाधि स्थल बना है जी।
ये उन्हीं का अखाड़ा है, उनका अखाड़ा है। हमारे गुरु महाराज रामगिरी रामगिरी। 2 तारीख को ने शरीर छोड़ा है, 18 तारीख को सोचे का भंडारा हुआ उनका। अच्छा। अभी 1.25 महीना, लगभग 1 महीना 10-12 दिन हो गए हैं। हो गए। तो 2 तारीख माने 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। जी जी जी। हम उनके शिष्य हैं राजन गिरी। राजन गिरी। तो ये देखिए दोस्तों, राजन गिरी जी महाराज बता रहे थे कि जो लखनगिरी महाराज थे उनके गुरु भाई रामगिरी महाराज ने भी यहाँ इस एरिया में, इस क्षेत्र में लोगों में जागरूकता लाई और उन्हें सेवा दी और उनमें बदलाव लाया, उनके जीवन में बदलाव लाए। हालांकि यहाँ अभी भी इधर स्कूल वगैरह की थोड़ी समस्या है, थोड़ा शिक्षा की समस्या है, तो ये तो प्रोसेस होती है, बहुत वक्त लगता है, लेकिन महाराज जी की चेतना से और महाराज जी के प्रयासों से काफ़ी बदलाव आए हैं। अब लूटमार जैसी पहले जो चीज़ें घटनाएं होती थी अब बिल्कुल वो देखने को नहीं मिलती। और लखनगिरी महाराज की जी उधर भी गए थे, उधर भी नहीं मिली, तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। और हम चाहेंगे कि कुछ लोग आगे आएँ और इधर और भी अपने प्रयास करें जिससे कि और बदलाव आ सकें शिक्षा के क्षेत्र में भी। और जब शिक्षा आगे बढ़ेगी तो फिर रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे। और मैं अभी थोड़ी देर में महाराज की समाधि भी दिखाऊंगा जो करीब 1.25 महीने पहले उनने देह त्याग की है, ब्रह्मलोक को गए हैं। ये आश्रम है महाराज जी का, जो बहुत सारे नर्मदा परिक्रमा वासी होते हैं वो आते हैं और उनके लिए अन्न क्षेत्र है ये, और रात्रि विश्राम की जगह भी है, उनके लिए भोजन दिया जाता है। देखिए अभी चाय पी रहे हैं लोग, चाय की व्यवस्था है। तो मन से पूरा समर्पित होकर महाराज जी सेवा दे रहे हैं और बहुत अच्छा है। जय हो महाराज जी। व्यवस्था होती नहीं है, हाँ, तो उनको हम जो देते हैं वो उस आस में स्कूल छोड़ के यहाँ खड़े रहते हैं जी। और हम बोलते कि चलो हमारा अगर कुछ देना है क्यों ना हम सब समाज मिलकर एक काम ऐसा करें कि साल में एक बार कोई स्कूल पकड़ ले कि चलो जी। हम फला चीज देंगे। तो हमारे पास दानदाता, हमारे समाज में सभ्य व्यक्ति और दानदाता बहुत से लोग हैं। जी। तो ऐसे राहत चलते देखते देने के बजाय जी किसी आश्रम में दे या किसी स्कूल में दे, जी वो जी बच्चे वहाँ आश्रम में जाएंगे तो स्कूल ही गुरुकुल ही कहलाएंगे आश्रम में, या फिर कम से कम स्कूल में जाएंगे तो स्कूल जाया करेंगे तो वहाँ उनको वो चीज मिलेगी, तो उनका मन इधर उधर नहीं जाएगा। ये छोटी सी चीजें ये कल के विकास को थोड़ा सा बाध्य करती है। जी। अपन तो दया धर्म मान के दान समझ के अपन उनको देते हैं, लेकिन उनके जो विकास है उनके ऊपर नहीं, उनका दिमाग सिर्फ उस बात पर अड़ंग रहता है कि चलो कोई परिक्रमा से आएंगे, कोई साधु संत आएंगे और हमें कुछ देंगे जी। तो उनका मन वहाँ स्कूल में न लग के वो रोड पे लगा रहता है। उनकी मजबूरी भी है जी महाराज, उनकी जरूरत भी है जी बिल्कुल। तो ये चीजें हम लोग गलत कर रहे हैं। हम लोगों को इन कुछ चीजों को समझना है कि हम जो 10 रुपया 5 रुपया जो भी खाने की चीज देते हैं तो वो हमें कहाँ देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए। तो वो चीज जहाँ उनको मिलेगी वो वहीं पहुँचेंगे। जी हम जी उनको रोड पे जी देते तो वो रोड पे आते हैं जी। हैं। अब रोड पे जब आते हैं तो घंटा 2 घंटा 4 घंटा उनके खत्म हो जाते हैं तो स्कूल खाली पड़ जाती है। स्कूल खाली पड़ी रहती है तो टीचर भी उतना ध्यान देते नहीं है। जी। देखिए आराम से टीचर भी उतना ध्यान देते नहीं है। टीचर वहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे तो बोले चलो हम खेत से घूम के आते हैं। जी महाराज। जब बच्चे यहाँ से गए तो स्कूल खाली है। सही महाराज, यही बात मैंने पहले भी दर्शकों को बताई थी कि ये जो देते हैं वो बाबा चाय, बाबा इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, चाय नाश्ता ले लो, ऐसा नहीं चाय हम ले ले बाबा जी, नाश्ता बनाते हैं तो यहाँ से बुलाना ही पड़ता है। हम उधर नहाए धोए तब तक तो निकल जाए, क्या मालूम। तो ये हैं रामगिरी महाराज जी की समाधि जो कि उनने 2 अक्टूबर को देह त्याग की थी। पीछे जो थे राजनगिरी महाराज जी वो उनके शिष्य हैं और वो बता रहे थे कि अगर आपको आवाज़ क्लियर नहीं आई, मैं वीडियो जब देखूंगा वो रिकॉर्डिंग तो मुझे पता चलेगा, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। वो यही बता रहे थे कि लखनगिरी महाराज जो थे सुलपानी में जिनने उधर काम किया है, वैसे ही इनने भी इधर काम किया था, इधर आए थे ये, तो सुधार कार्य किए हैं, काफ़ी सेवा की है 10 साल से। और ये जो है उनके गुरु भाई थे जूना अखाड़ा से,
बाकी एक और बात उन्होंने ये बोली थी कि यहाँ पे कुछ और काम, क्योंकि ये जो है किराए का है, ये आदिवासी लोगों का है तो आप खरीद नहीं सकते, तो कुछ एक्ट होते हैं अपने यहाँ, तो इसके लिए उन्होंने किराए पे ले रखा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा निर्माण करा के बढ़ाना है सेवा के लिए, तो इसके लिए जो जिन आदिवासी से लिया है वो तैयार हो गए हैं किसी एग्रीमेंट के लिए कि उन्हें उतना बना के दे दिया जाए, बोरिंग वगैरह करा के दे दी जाए, तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। तो उसमें कुछ अगर कोई दानदाता मदद करना चाहे तो वो कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ उन्होंने और बोली जो कि मैं भी बोलता था कि वो है जो रास्ते में बच्चों को ये चॉकलेट और पैसे देते हैं। देखिए होता क्या है कि हम में से बहुत सारे लोग, अधिकतर वो लोग करते हैं जो कि पैसा ना ले जाने का नियम नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं ले जाने का नियम मानते हैं तो आपको दान इतना नहीं मिलता रास्ते में कि आप उससे इतने सारे पैसे और चॉकलेट बांट सकें, क्योंकि आपकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, उनमें पैसा लगता है, जिसमें कि एक दो जगह नाव से भी आपको पार करना होता है। तो बात ये है, और वो महाराज जी भी वही बोल रहे थे कि आप जो बच्चों को, रास्ते चलते बच्चों को चॉकलेट और पैसे बांटते हैं, उससे होता क्या है कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर, काम छोड़कर वो रास्ते में आपका इंतज़ार करते रहते हैं। एक चीज़, वो अपने घंटों बर्बाद करते हैं उसके लिए। दूसरा ये है कि उससे उनके मन में एक लालच आ जाता है, बचपन से ही एक लालच पैदा हो जाता है। तो वो नर्मदे हर बोलते हैं, वो आते हैं, वो लालच के लिए आते हैं, वो पीछे से बोलते भी हो कि नहीं पैसा दे, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें पैसा मिलेगा, उन्हें चॉकलेट मिलेगी। तो आप लोग जो ये सोचते हैं कि आप दान कर रहे हैं, उनका भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो एक्चुअली हो उसका उल्टा रहा है। यदि सब दान करने से, आपके पैसा देने से, चॉकलेट देने से उनका कोई भला नहीं हो रहा है, बल्कि उनका नुकसान हो रहा है। उनमें कहीं ना कहीं बचपन से ही मन में लालच पैदा हो जाता है, और वो करते क्या हैं कि अपने घर से स्कूल नहीं जाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं घर से दूर रोड के किनारे पे कि कोई परिक्रमावासी निकलेगा, और जैसे ही कोई दूर से दिखता है तो दौड़ते हुए आते हैं, नर्मदे हर बोलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें पैसा देंगे, चॉकलेट देंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो पीछे से वो बोलते भी हैं कि चॉकलेट दे, पैसा दे। तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं उनका जीवन बर्बाद होता जाता है। अब सोचिए, आप अगर बचपन से ही किसी को फ्री की चीज़ लेने की आदत पड़ जाए, लालच पड़ जाए, लालच की आदत पड़ जाए, और वो ऐसे ही फिर तो आगे चल के उन पर क्या असर होगा। दूसरी चीज़, बाबा जी बोल रहे थे कि वो काफ़ी कोशिश करके लोगों को मनाकर, उनके माँ बाप को मनाकर बहुत मुश्किल से उन्हें स्कूल तक ले जाती है, और एक चॉकलेट और 10 रुपये उन्हें स्कूल से वापस ले जाकर जंगल में ले आता है। तो ये लालच जो है वो क्या करते हैं फिर कि वो स्कूल जाते ही नहीं है, स्कूल तो जाना ही नहीं चाहता है इधर कोई, वैसे भी इधर की हालत बहुत ख़राब है। तो अगर आपको वाकई बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है, वाकई में दान करना है, तो आप ऐसा दान कीजिए कि जो कि उनके काम आए। अगर आपको दान करना है तो स्कूल में दान कीजिए, गुरुकुल बनवाइए। अगर आप नहीं बनवा सकते तो जितना भी करना है स्कूल में दीजिए। जो खिलाना चाहते हैं वो स्कूल में क्यों नहीं दे देते आप, कि जो चॉकलेट खाना है तो वो स्कूल में खिलाएंगे। अगर वो स्कूल में कोई खिलाएगा तो फिर वो स्कूल जाने का लालच होगा कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, तो वो अच्छा तरीका है। आप गुरुकुल नहीं बनवा सकते तो आप अगर जितना भी करना है 200, 500, 1000 रुपये कर सकते हैं जो आप इसमें देते हैं, वो आप उनके भले के लिए खर्च कीजिए। आप अगर है तो NGO के थ्रू जो भी आपको अच्छा लगता हो, आप धर्म के नाम पर मंदिर में दे सकते हैं, गुरुकुल में दे सकते हैं, आप किसी NGO को दे सकते हैं। तरीका आप अपना चूज कीजिए, लेकिन वो पैसा ऐसी जगह खर्च कीजिए जिससे कि जो कि बच्चों की वास्तविक भले के लिए उपयोग किया जा सके। तो सोचें, इस बारे में विचार करें कि जो आप कर रहे हैं क्या वो वाकई में सही है। जो आप कर रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, क्या वो वाकई में दान है, क्या वो बच्चों के भले के लिए हो रहा है या बच्चों का उससे नुकसान हो रहा है। तो इस बारे में विचार ज़रूर कीजिए और सोचिए, और फिर सोच समझ के काम कीजिए। और ये केवल ऐसा नहीं है कि ये केवल सूलपानी में ही हो रहा है। सूलपानी के पहले मैंने मध्य प्रदेश में भी देखा है। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से लेके बड़े कस्बे तक जहाँ भी आप जाओगे बच्चे दौड़ के आते हैं, और वही जो है बच्चे अगर आप नहीं दोगे तो फिर चॉकलेट मांगने लगते हैं, पैसे मांगने लगते हैं। तो फिर ये कहीं ना कहीं लालच उनमें पैदा कर दे रहा है शुरू से ही, जो मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये सब बातों को लेके ही बाबा जी से चर्चा हुई काफ़ी, तो उन्होंने भी अपना जो बोला वो ये सारे उनके विचार थे कि अगर दान करना ही है तो दान का तरीका ढूंढें, अच्छा तरीका ढूंढें जो वाकई में भला कर पाए। क्योंकि दान अगर ऐसे जगह चला जाता है इससे किसी का नुकसान हो रहा है, तो फिर दान आपको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है।
तो यहाँ पर भी सेवा अच्छी थी। सुबह उन्होंने चाय दी, सबको बिस्किट भी दिया, पोहा भी बनाया। अभी तक जो रुके उन्हें काफ़ी सारे लोग थे अभी तक, तो उन्होंने पोहा खाया, थोड़ा सा डालवो खाया हमने, हम आगे बढ़ गए। तो आज तो हो सकता है दोपहर में भोजन की ज़रूरत ही ना हो, क्योंकि अभी नाश्ता भी हो गया है, थोड़ा सा नाश्ता ऑलरेडी रखा हुआ है मेरे पास, जो कि मैं रुका था वहाँ से मिला है, तो काफ़ी है। तो हो सकता है मैं धीरे धीरे आज चलता ही रहूँ। मेरा पैर दर्द कर रहा है आज। सुबह जब मैं उठा था तो अंगूठा मेरा है यही था, बट जब मैं चलना शुरू किया तो अंगूठे दर्द हो रहा है, जहाँ अंगूठे का जॉइंट होता है वो काफ़ी तीखा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। चढ़ना उतरना बोलते हैं वो हो गया उसका, या क्या है, या स्ट्रेंथ, आई डोंट नो। तो उससे नहीं पड़ता, चलेंगे, यही तो मैया की महिमा है। ऐसे तो कहीं जगह होती है, शायद मैं अपनी जगह से भी ना हिलता अपने पेन में, लेकिन यही है। और जीवन का नाम, जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहना होता है, यही एक सबक ही है ये, कि जीवन में कितनी भी बाधाएं आएँ, मुसीबतें आएँ, परीक्षाएं आएँ, आपको आगे बढ़ते रहना है। तो ऐसे ये भी है कि कितनी, मतलब ये नहीं है कि अगर ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा दर्द है तो आपको पॉज लेना चाहिए, आपको ब्रेक भी लेना चाहिए। अगर मुझे ऐसा होगा तो मैं बिल्कुल लूँगा, मैं पहले भी लिया है, मैं तो पैसे भी कल लेने वाला हूँ। कल मेरा प्लान ही पूरे दिन ब्रेक लेने का है। सुबह केवल 10 किलोमीटर चलने का है, जो कि मैं 2-2.5 घंटे में ही खींच दूँगा। सुबह तो अच्छा खींच जाता है। तो चलिए, ये देखिए हम नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं, कॉलेज का रास्ता है, तो ये नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं, शायद यही नदी आगे जाके पार करनी होगी। अब मेरे मन में सवाल ये ज़रूर आता है कि अगर इसी को पार करना है तो अभी क्यों नहीं, क्या उधर से रास्ता नहीं बना हुआ है इसलिए, या कुछ और कारण है, या पता नहीं, लेकिन बोला यही गया है कि शायद यही नदी पार करनी है आगे जाके और इधर से जाना है। तो अधूरी जानकारी के हिसाब से, अधूरी जानकारी के बेसिस पे कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए, और इसलिए मैंने जैसे कल कहानी भी सुनाई थी वो नौकर मालिक वाली, तो इसके लिए मैं अधूरी जानकारी के आधार पर उस साइड जाके नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ना तो उसमें कोई एडवेंचर है ऐसा, ना ही उधर कोई ऐसा रास्ता के पहाड़ जंगल से जाना है, या के किनारे जा रहे हैं, के किनारे भी नहीं जा रहे हैं, थोड़ा 10-20 कदम दूरी हो जाएंगे, और क्योंकि ये नर्मदा जी नहीं है, तो इसके लिए मैं अपने रास्ते पर चल पाऊँगा। ये रास्ता कोई टेढ़ा बेढ़ा भी नहीं है ज़्यादा, ये भी सीधा ही सीधा पास से ही जा रहा है। ये देखिए थोड़ी सी चढ़ाई भी आई है, और रोड एकदम से टूटा फूटा है बुरी तरह से, और ये देख के तो यही लगता है कि इस रोड को कभी बना होगा फिर भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया परिक्रमा वासियों के उपयोग के लिए, या फिर ये दूसरे स्टेट को कनेक्ट कर रहा है इसलिए इसे इग्नोर कर दिया गया, पता नहीं। जो भी कारण है, ये बहुत ही खस्ता हाल है बिल्कुल इस एरिया में, जैसे विकास और बाकी चीज़ों का स्तर है उस तरह से। शिक्षा का महत्व कितना है हमारे जीवन में हम सब जानते हैं। आजकल मोबाइल, इंटरनेट पर कितनी जानकारी मिलती है, बट कोई अगर जानता ही ना हो इंटरनेट क्या होता है, कहीं नेटवर्क ही ना हो, तो सोचिए उनका जीवन अभी भी कैसे निकल रहा होगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सूल पानी के कुछ एरियो में कुछ जो जगह हैं उन पर कितना कुछ किया जाना अभी बाकी है, पॉपुलेशन ब्लास्ट को भी रोकने के लिए, और काफ़ी सारे सामाजिक मुद्दों को लेकर। बाल विवाह अभी भी जारी हैं, वहाँ पर आदिवासी अपने कुछ नियमों से चलते हैं, काफ़ी सारी समस्याएं हैं। समस्याएं एक दिन में चुटकी बजाते से सही नहीं होती, कोई चमत्कार नहीं होते हैं, चमत्कार होते हैं तो चमत्कार भी धीरे धीरे होते हैं, चमत्कार करना पड़ता है, प्रोसेस होती है उसकी भी। तो चमत्कार हुए हैं, बदलाव आया है, लेकिन बहुत कुछ बदलाव अभी बाकी है, तो उसके लिए सहयोग भी चाहिए। केवल एक इंसान या केवल सरकार के भरोसे ये सारे काम नहीं किए जा सकते, तो इसके लिए लोगों को आगे आना पड़ता है। तो उम्मीद है लोग आगे आएंगे,
कुछ लोग पहले भी आए हैं, कुछ लोग और आगे आएंगे और अपना जो है सहयोग, जीवन का कुछ मूल्य, वक्त, धन, रिसोर्सेज है वो दूसरों की सहायता में लगाएंगे, उनके जीवन को सुधारने में लगाएंगे। इसके साथ ही मैं ये ऊपर चढ़ चुका हूँ और अब मुझे जैसा कि एक्सपेक्टेड है नीचे उतरना होगा। नदी बिल्कुल पास में ही है जो ये बह रही है और नदी के किनारे ही चलना है एक तरीके से। बाकी देखते हैं, सुनिए और देखिए, बात में बहुत फ़र्क होता है। ये देखिए हरे भरे पहाड़ और ये नदी, और मुझे लगता है कि मैं करीब 3 किलोमीटर चल लिया हूँ, तो अभी 3-4 किलोमीटर चल लिया हूँ, तो अभी जो नदी क्रॉस करना है वो जगह आनी ही चाहिए। तो कणजी पास में ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही नदी क्रॉस करेंगे तो गुजरात बॉर्डर लग जाएगा और उसी के आसपास कणजी गांव है। पर उसके करीब 3 किलोमीटर दूर फिर से कणजी गांव है। वो एक्चुअली एक ही गांव है शायद, मिला हुआ, बस्ती थोड़ी अलग अलग बसी होगी, थोड़ी दूर दूर बसी होगी। तो कणजी, एक बार कणजी क्रॉस करेंगे तो आगे जाएंगे। और ये देखिए वो नदी जो कि क्रॉस करनी है, यहीं से हमें क्रॉस करनी होगी। यहाँ से ये मुझे एक ब्रिज भी दिख रहा है, जो कि ब्रिज बना हुआ, अगर ब्रिज बन गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो ब्रिज से पार कर लेंगे। बाकी पहले तो ये नदी नाव से पार करनी पड़ती थी, पहले इसमें पानी भी ज़्यादा होता था, अब तो पानी कम है। हो सकता है कहीं डैम में डाइवर्ट हो रहा हो पानी, या डैम इस पर भी बना हो, तो कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए इसे पार किया जाएगा और इसे पुल से पार करेंगे। मुझे लग रहा है ये देखिए एक महोदय मोटरसाइकिल जो है नदी में से निकाल रहे हैं, तो नदी में से मोटरसाइकिल निकाल के लेके जा रहे हैं। और ये मैं ब्रिज से जा रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि अब मैं कहाँ हूँ, मैं महाराष्ट्र में हूँ कि मैं गुजरात में हूँ, क्योंकि नदी किसे बिलोंग करती है, इधर महाराष्ट्र इधर गुजरात है, तो मैं कहीं नहीं हूँ। खैर जो भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ख़ास, क्योंकि दोनों ही भारत में हैं। ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर तो है नहीं कि वीज़ा का इश्यू हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि आगे रोड, ये जो है ब्रिज है, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो मुझे साइड से ही पानी में से अंदर से ही क्रॉस करना पड़ेगा। मैं इधर से जाऊंगा फिर और दाएं लेके और फिर क्रॉस करूंगा। पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा पानी है। मोटरसाइकिल वाले भाई साहब भी यार आसानी से अगर निकाल सकते हैं तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि कितना पानी होगा इसमें। ये देखिए एकदम साफ पानी, पत्थरों के ऊपर पानी, तो कोई कीचड़ या मिट्टी नहीं होती है, तो चलने में कोई समस्या वैसे भी नहीं आती है। ये तो पंजों के बराबर ही पानी है। और जब आप पानी में निकलते हैं थोड़ा सा चलने के बाद, थके तो वैसे ही होते हैं, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, पैरों को बड़ा अच्छा लगता है। अभी एक बार और ये स्ट्रीम आ गई है, उससे और क्रॉस करना पड़ेगा। ये कितना साफ़ पानी दिख रहा है, इतना कम पानी होने के बावजूद कितना साफ़ पानी दिख रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और इस तरह से मैंने आज महाराष्ट्र में चल रहा था जो काफ़ी कुछ दिन से, सुलपानी में, उसे क्रॉस करके मैं गुजरात में एंटर कर गया।
ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है कुछ गुजराती भाषा में। और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कुछ बदले या ना बदले, एक चीज़ ज़रूर इमीडिएटली बदल जाती है, वो है भाषा। तो आप अब मराठी से गुजराती में एंटर कर चुके हैं, तो अपने को ना पहले मराठी आती थी ना भी गुजराती आती है, तो हिंदी से ही काम चलाएंगे इधर। ये बोर्ड शायद कुछ पानी के बारे में था, पानी संरक्षण या फिर जो गांव-गांव में नल जल योजना है उसके बारे में ऐसा कुछ लिखा था। तो अच्छा है, गांव-गांव में अगर पानी पहुंच रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि पानी तो सबको मिलना चाहिए घर पे बैठे। रोड भी मिलना चाहिए। ये रोड की हालत तो मुझे महाराष्ट्र में थी वैसी ही गुजरात में नज़र आ रही है अभी। हालांकि ये रोड आगे नदी पे बंद हो जाता है, शायद एक बार ब्रिज बनेगा, जो वो फुट ओवर ब्रिज है कैसा है पता नहीं, तो फिर देखा जाएगा। और ये अभी मुझे थोड़ा सा ऊपर चढ़ना होगा। उसका कारण क्या है कि जब भी कोई नदी क्रॉस करनी होती है तो आपको एकदम नीचे जाना होता है उतर के। नदी का पानी तो बहता है, वो तो नीचे ही बहता है, क्योंकि नदी नीचे से ऊपर तो नहीं चढ़ सकती। और फिर आपको वापस से ऊपर चढ़ के ही रास्ता होता है। पहाड़ों में रास्ता ऊपर से ही होगा, तो घूम घूम के। और रास्ता जब भी बनाते हैं, कोई भी रास्ता बनाते हैं, तो अधिकतर क्या होता है कि पहाड़ी के किनारे किनारे से काट के बनाया जाता है। तो ये देखिए, तो इस तरीके से थोड़ा सा फिर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा और तब जाके कुछ गांव मिलेगा। तो इस तरह से गुजरात इंटर कर गए हैं आज, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।